बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव की हम डिस्कशन करेंगे। इसमें जो हमने चैप्टर बेटा डिस्कस करने हैं, इसमें जो अभी आपका रिसेंट टेस्ट हुआ है क्वार्टर टेस्ट चैप्टर नंबर 4, 5 और 8, अभी रिसेंटली आपने उस चैप्टर्स को गो थ्रू किया है। तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें टेस्ट की मैं कॉपी भी शेयर कर दूँगा। आप पहले उसका टेस्ट ख़ुद से अटैम्प्ट करेंगे। अटैम्प्ट करने के बाद उसकी आंसर की जो है वो अपने पास रखनी है आप लोगों ने। तो उसके बाद ये आप लेक्चर वीडियो सुनेंगे तो आपके पास जो आपके इनकरेक्ट होंगे वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव इन सर्किल द राइट चॉइस फ्रॉम फॉलोइंग। MCQs फर्स्ट है बेटा मेरे पास। अ 6 feet tall man is pushing a wall exerting a force of 100 न्यूटन। द वर्क डन बाय मैन इज़। बेटा ये टॉपिक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जब आप बुक से ओपन करेंगे चैप्टर नंबर 4 तो वहाँ पे साइड पे एक इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि अगर कोई भी पर्सन किसी वॉल को पुश कर रहा होगा और जितनी भी फोर्स लगा रहा हो तो उस केस में वर्क डन कितना होगा। तो बेटा वर्क के लिए जो नेसेसरली कंडीशन है वो ये है कि फोर्स एक्सर्ट हो और साथ में डिस्प्लेसमेंट। अब जो वाल है वो मूव नहीं करेगी, तो जब हमारे पास वर्क के फार्मूलाज में हम देखें W = FD, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही हमारे पास ज़ीरो होगा तो देन बेटा वर्क भी क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो होगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बेटा ज़ीरो कहीं पे भी नहीं गिवन, लेकिन जो डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो इसका डी ऑप्शन आएगा क्योंकि वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो रहा है और इन दिस केस ऑप्शन जो है वो गिवन नहीं है। सेकंड है व्हेन अ बकेट इज लोवर्ड इनटू द वेल फ्रॉम सरफेस टू सम डेप्थ द वर्क डन इज। बेटा ये भी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वाले टॉपिक में से है। हमने देखा था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करवाते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। लेकिन इन दिस केस जब हम बकेट कोई भी जो है, ये लेट से सरफेस है और ये हमारे पास इस तरह से वेल है, तो जब ये बकेट बेटा हम लोअर डाउनवर्ड मूव करेंगे, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो होगा और FD cos 0 डिग्री, FD cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के। तो वर्क बेटा इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ए ऑप्शन बेटा इसका पॉजिटिव, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास व्हेन अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अप्लाइज अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द वर्क डन इज। अब बेटा यहाँ पर वर्क के लिए देखिए हमें फोर्स चाहिए होती है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है और एंगल थीटा चाहिए होता है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है। अब यहाँ पे उसने हमें कंडीशन दे दी है कि फोर्स भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है और डायरेक्शन थीटा भी गिवन है। डायरेक्शन वो कह रहा है कि इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा बेटा हम क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री पुट करते हैं तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो वर्क का फार्मूला बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, FD आ जाएगा। तो इस फार्मूला में सिंपली आपने F और D की वैल्यूज पुट करनी है। F की वैल्यू 5 है हमारे पास और डिस्टेंस कितना गिवन है, 2 मीटर है, तो 5 2s are 10। तो वर्क का यूनिट जूल होता है तो 10 जूल बेटा इसमें हमारे पास वर्क आ जाएगा। ये बेटा आपने ट्रिक के तौर पर याद रखना है। हमेशा MCQs में आपने जितना लिमिटेड टाइम में MCQs अटैम्प्ट कर सके आपको वो करना चाहिए। तो इसमें बेटा ट्रिक ये होती है कि जब भी वो कह दे कि आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दी डायरेक्शन है या दोनों के दरमियान एंगल थीटा 0 डिग्री है, तो फिर सिंपली आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके जो फाइनल वर्क है उसको अचीव कर लेना है, ठीक है। ये इन दी डायरेक्शन के लिए। फिर बेटा टिक द कंजर्वेटिव फोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग है। ए ऑप्शन है टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो बी ऑप्शन है ए रेजिस्टेंस, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो बेटा ये अगर टॉपिक हम ओपन करें तो टॉपिक में जो हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस है तो वहाँ पे बेटा कुछ कंजर्वेटिव फील्ड्स गिवन है और कुछ जो है वो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स का एक ग्राफ जो है वो ग्राफ कह लें या टेबल जो है वो गिवन है। तो वहाँ पे आपने चेक करना है कि कौन से, उसको याद भी रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स पूछी है तो बेटा जो फ्रिक्शन लेस फोर्स होती है इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, कौन सी है,
इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, ये हमारे पास कौन सी फोर्स होगी, ये कंजर्वेटिव फोर्स होगी, ठीक है। तो इसके बाद नंबर 5 है हमारे पास, द पावर रिक्वायर्ड टू पंप 3 kg ऑफ वाटर अप 10 मीटर इन 5 सेकेंड इज। बेटा पावर जो है वो हमसे रिक्वायर्ड है, और पावर का जो फार्मूला है बेटा क्या होता है हमारे पास, वर्क ओवर टाइम। यहाँ से वर्क बेटा उसको हमने एक हमारे पास 3 kg वाटर पंप को अप करना है, तो अप करने के लिए जो वर्क डन करेंगे वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टाइम टी आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ भी इसमें हम डेटा पुट करेंगे, मैस बेटा 3 kg है, जी की वैल्यू 9.8 है, और हाइट कितनी गिवन है 10 मीटर। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, टाइम कितना गिवन है 5 सेकेंड। तो यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, आंसर हमारे पास आएगा 58.8 वाट। तो सी बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 58.8 वाट आ जाएगा। पावर का सिंपल इसमें जो है वो फार्मूला अप्लाई होगा। फिर इसके बाद नंबर 6 है बेटा, नंबर 6 में है कि इफ़ द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा, हाफ mv²। अब देखें अगर मैस को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डबल होती है। अब अगर स्पीड को डबल करते हैं, देखें स्पीड का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4v²। तो वो 4 टाइम्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो 6 का जो राइट आंसर है वो बेटा हमारे पास डी है कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 7, the kinetic energy of a body of mass 1 kg and momentum 2 Newton second is equal to। बेटा काइनेटिक एनर्जी हमने ये रिलेशन है बेटा, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv² के इक्वल होती है, और ये हमने मालूम करनी है। अब बॉडी का मैस गिवन है, मैस कितना है 1 kg, और इसके साथ मोमेंटम गिवन है बेटा 2 न्यूटन सेकंड। अब देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है बेटा तो हमें मैस की वैल्यू चाहिए जो कि गिवन है, और साथ में स्पीड चाहिए जो यहाँ इस कंडीशन में गिवन है नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए पहले हमें स्पीड मालूम करना पड़ेगी। स्पीड मालूम करने के लिए बेटा ये जो एडिशन में हमें मोमेंटम गिवन है, ये असल में गिवन ही इसलिए होता है ताकि हम जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको हासिल कर सकें। तो मोमेंटम का बेटा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, P = mv होता है। अब देखिए मोमेंटम गिवन है, मोमेंटम की वैल्यू बेटा 2 गिवन है, मैस कितना है हमारे पास 1 है, 1 kg, और v जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो बेटा अब देखें इस वैल्यू को जो हम फाइनल हमारे पास फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ मैस कितना है 1 kg है, और v कितना है बेटा हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको मैं 4/2 लिख सकता हूँ, 4/2 करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 7 है हमारे पास उसका जो फाइनल आंसर है वो 2 है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो वो डी इसका जो है वो करेक्ट होगा। फिर इसके बाद नंबर 8 है बेटा हमारे पास, नंबर 8 MCQs है। अ बॉडी ऑफ 1 kg इज एट हाइट ऑफ 50 मीटर। बेटा हाइट जब भी हम लेते हैं तो वो एक रेफरेंस लेवल जो है वो हम कंसिडर करते हैं, और रेफरेंस मोस्टली जो है वो हम किसको लेते हैं, ग्राउंड को, सरफेस ऑफ द ग्राउंड को हम रेफरेंस मानते हैं। तो जो भी हाइट हम मेजर करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो हम हाइट मेजर करते हैं। अब बेटा लेट्स से एक ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है कि इनिशियल जो इसकी हाइट है हमारे पास h1 वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 50 मीटर कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने 50 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है। तो इतनी हाइट पर होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसका फार्मूला mgh1 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा हमने मालूम करनी है
एट 10 मीटर बिलो फ्रॉम टॉप। बेटा ये जो सेकंड हाइट गिवन है ये ग्राउंड से गिवन नहीं है। हाइट जब भी हम मेजर करते हैं वो किससे मेजर करते हैं, ग्राउंड से। लेकिन ये जो 10 मीटर गिवन है ये टॉप से बिलो बताई गई है। मतलब टॉप से अगर बिलो हम देखें तो यहाँ तक हाइट गिवन है और ये कितनी है बेटा, 10 मीटर। अब अगर हमने इसको बी पॉइंट का नाम दिया है तो बी पॉइंट की अगर हमें हाइट चाहिए तो कहाँ से हम लेंगे, ग्राउंड से। तो बेटा ये वाली जो हाइट है इसको हम क्या नाम देंगे, h2 का। मतलब हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट की बेटा हम कहाँ से मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं ग्राउंड से। टॉप से बिलो तक 10 मीटर है तो ग्राउंड से बी तक की हाइट कितनी हो जाएगी, h2। अब टोटल इसकी बेटा 50 थी तो जो h2 हम यहाँ पे लेंगे वो कितना लेंगे, 40 मीटर लेंगे। ठीक है, मतलब ये हाइट 50 मीटर पर था, 10 मीटर जब नीचे मूव करते हुए आएगा तो 10 मीटर बिलो, या कह लें कि ग्राउंड से 40 मीटर अबव इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब बेटा इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का। तो उसमें लास्ट में हमने एक इक्वेशन जो है उसको स्टडी किया था कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी करेंगे mg h1 माइनस h2 हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² हो जाएगा। ठीक है, v1 और v2 इसलिए नहीं पुट कर रहा क्योंकि v1 यहाँ पे इनिशियली 0 था, तो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो सिंपल 0 वेलोसिटी हो जाएगी। अब बेटा यहाँ पे हम डेटा पुट करेंगे। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट अ बॉडी ऑफ मैस गिवन है 1, g की वैल्यू गिवन है 9.8, h1 कितना गिवन है बेटा 50 गिवन है और h2 कितना है 40 है। तो ये हमारे पास सिंपल किसके इक्वल आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। फिर यहाँ से बेटा अगर हम सॉल्व करें तो 9.8 हो जाएगा, 50 माइनस 40 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 आ जाएगा। एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या आएगा, जूल आएगा। तो यहाँ पे देखें 8 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन, 98 जूल जो है वो गिवन है। इस तरह के एमसीक्यूज को बेटा सॉल्व करते हुए आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि जो सेकंड हाइट गिवन होती है अगर तो वो टॉप से गिवन होगी तो फिर आपने उसको इस तरह से सॉल्व करना है। अगर ये कह देता है कि ये जो 10 मीटर ये ग्राउंड से गिवन है तो फिर हम h2 की वैल्यू क्या पुट करते, 10 पुट करते। ठीक है, तो ये दोनों का आपने डिफरेंस जो है ये माइंड में रखना है। इसके बाद नंबर 9 है बेटा मेरे पास ऑप्शन एमसीक्यूज। अ बॉडी एट रेस्ट कैन हैव, ए ऑप्शन है बेटा, इसको आपने बड़े आराम से जो है वो अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है। अ बॉडी एट रेस्ट के एक बॉडी रेस्ट पे है, वो जो 4 ऑप्शन गिवन है इनमें से क्या उसके पास हो सकती है। ए ऑप्शन है एनर्जी, बी ऑप्शन है मोमेंटम, सी ऑप्शन है वेलोसिटी और डी है ऑल ऑफ अबव। तो बेटा देखें कि अगर हम बात करें इसकी वेलोसिटी की तो रेस्ट पे वेलोसिटी 0 होगी। मोमेंटम किसके बराबर होता है, mv के, वेलोसिटी आ रही है तो वेलोसिटी 0 है बेटा, तो फिर मोमेंटम भी 0। अब एनर्जी देखें बेटा, क्या रेस्ट में हो बॉडी तो क्या उसके पास एनर्जी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर हमने उसको किसी सर्टेन हाइट पे जो है वो प्लेस किया हुआ है, ठीक है, तो उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी है तो सिंपल हमारे पास जो रेस्ट में है बॉडी वो इनमें से गिवन क्वांटिटीज में से क्या रख सकती है, एनर्जी रख सकती है। ठीक है, तो इसका 9th का जो ए ऑप्शन है बेटा वो इसका करेक्ट होगा। फिर escape velocity of a body of mass 50 kg is dash then to 100 kg। दो बॉडीज हैं बेटा, एक का मैस है 50 kg, दूसरे का है 100 kg। वो कहता है कि दोनों में से आप बताएं, या ये पूछ रहा है कि जो फर्स्ट मैस है m150 kg उसकी escape velocity सेकंड से 100 kg वाले से ज़्यादा होगी, कम होगी, इक्वल होगी या नन ऑफ दीज है। तो बेटा हमें escape velocity मालूम करने के लिए हमें escape velocity का फार्मूला लिखना पड़ेगा। क्या फार्मूला होता है, 2gr। तो बेटा यहाँ पे देखें कहीं पे मैस का कोई फैक्टर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो बेटा हम यहाँ से कहेंगे कि escape velocity जो है वो मैस पे डिपेंड है,
इंडिपेंडेंट ऑफ मैस की जो एस्केप वेलोसिटी है वो मैस पे डिपेंड नहीं करती। तो बेटा चाहे 100 kg हो चाहे 50 kg हो, हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी है वो मतलब दोनों की सेम होगी। तो यहाँ से बेटा इसका 10th का जो सही ऑप्शन आएगा जो गिवन है वो सी है, इक्वल, मतलब 50 kg की और 100 kg की एस्केप वेलोसिटी दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। फिर उसके बाद नंबर 11 है बेटा, एन ऑब्जेक्ट वेट्स 480 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस व्हेन इट इज मूव्ड टू मून इट्स वेट विल बी। तो बेटा इसको आपने सॉल्व करना है। देखें वेट एट द अर्थ किसके इक्वल होता है, वेट इक्वल होता है बेटा हमारे पास mg फार्मूला है सिंपल। तो यहाँ से देखें वेट गिवन है, कितना वेट गिवन है, इस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वेट गिवन है 480, मैस हमने मालूम करना है, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 एट ग्राउंड अर्थ पे। तो हम यहाँ से मैस बेटा फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 480 ओवर 9.8। इसको बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे 480 को तो वो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, तो वो 48.9 समथिंग आ जाएगा, 48.9। अब बेटा देखें वेट मालूम करना है हमने कहाँ पे, मून पे। तो उसके लिए फार्मूला वही मैस मल्टीप्लाई बाय जी। जी की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, जो जी एट मून है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून उसकी वैल्यू 1.625 होती है, आप 1.6 लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा ये मैस और जी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 79.0 न्यूटन आ जाएगा। तो जो हमारे पास 11 है इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो इसका दुरुस्त होगा। फिर इसके बाद नंबर 12 है हमारे पास, नंबर 12 है द ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 1 kg and 2 kg have equal momentum, the kinetic energies are in the ratio। तो बेटा ये आपने रिलेशन में आपको यहाँ पे ड्राइव करके दे रहा हूँ, आपने इस रिलेशन भी अच्छे से इसको याद रखना है, MCQs मोस्टली इसमें से पूछे जाते हैं। फिर मैं इसके बाद आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिसकी मदद से आप इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल हो या MCQs में मोस्टली पूछा जाता है, उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा हम करने क्या जा रहे हैं, हम रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम वो बेटा स्टडी करने जा रहे हैं। देखें काइनेटिक एनर्जी को अगर सिंपली मैं E से लिखूं तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv² के इक्वल होती है, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो ये हो जाएगा 2E, इधर आ जाएगा mv²। अब बेटा एक फैक्टर बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए मैं दोनों साइड पे m को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 2me हो जाएगा। राइट साइड पे m मल्टीप्लाई करूँगा तो ये m² हो जाएगा, साथ में ये क्या आ रहा है हमारे पास v² आ रहा है। तो अब बेटा देखें कि यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि इसको मैं mv होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 2me आ जाएगा। अब mv मोमेंटम होता है तो ये मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2me आ जाएगा। फिर बेटा यहाँ से एक बात देखें कि ये हमारे पास है p²। अगर यहाँ से सिंपल हमने p मोमेंटम मालूम करना हो तो वो किसके इक्वल आएगा, 2me के इक्वल आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट। अब बेटा दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से फर्स्ट का मैस m1 होगा, सेकंड का मैस क्या होगा m2 होगा। फर्स्ट की एनर्जी E1 होगी मैस m1 की, और मैस m2 की एनर्जी क्या होगी हमारे पास E2। और फर्स्ट का जो मोमेंटम है वो P1 होगा और सेकंड का मोमेंटम क्या होगा P2। अब बेटा आपने स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेटमेंट में वो कहता है कि टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैसेज 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम, के दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम। मतलब मैं लिख सकता हूँ P1 इज इक्वल टू P2। तो बेटा फिर इस रिलेशन में हमारे पास क्या P1 की जगह क्या आ जाएगा, 2m1 E1 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब P2 किसके इक्वल होगा, 2m2 E2। इस तरह से आपने ये रिलेशन बिल्ड कर लेना है। अब इसके बाद फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए स्क्वायर रूट दोनों साइड पे है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2m1 E1 यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, 2m2 E2 के इक्वल आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ 2 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बेटा आपने रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि अगर इसको रीअरेंज करें E2 इधर डिवाइड हो रहा है
इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो E2 इधर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें M1 इधर मल्टीप्लाई है तो M1 इस साइड पे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E1 ओवर E2 ये बेटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, M2 ओवर M1 के। कि अगर आपने E1 और रेशो मालूम करनी है E2 के साथ तो वो किसके इक्वल होगी, M2 रेशो M1 के साथ। तो अब बेटा M2 देखें यहाँ पे क्या गिवन है, M2 यहाँ पे 2 गिवन है और M1 यहाँ पे क्या गिवन है, M1 यहाँ पे 1 है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो अब बेटा आपने रिलेशन याद क्या रखना है, अब जब भी MCQs आएगा तो डेफिनेट है आप इतना उसको सॉल्व नहीं करेंगे, परेशान नहीं होना इसको सुन के। आपने ये वाला रिलेशन याद रखना है कि टू ऑब्जेक्ट्स की जो काइनेटिक एनर्जीज की जो रेशो होती है वो उनके मैसेज की इनवर्स रेशो के इक्वल होती है। मतलब E1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M1 और E2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M2। फॉर एग्जांपल अब मैं ट्रिक के लिए आपसे एक MCQ पूछ रहा हूँ इधर ही कि M1 अगर मेरे पास हो बेटा 5 kg और M2 हो मेरे पास 9 kg, ठीक है। तो अगर वो पूछ ले कि इनकी काइनेटिक, अगर इनका मोमेंटम इक्वल है तो इनकी काइनेटिक एनर्जीज में क्या रेशो होगी, तो सिंपल बेटा इनकी रेशो इक्वल है इनके मैसेज की इनवर्स रेशो के, मतलब M2 रेशो M1। अब M2 9 है तो M1 कितना हो 5 है तो 9:5 आ जाएगा, ठीक है। आपने सारा इसको फैक्टर को यहाँ से सॉल्व करना है बेटा, इसको मतलब अपने पास अगर वो रिलेशन पूछ ले शॉर्ट क्वेश्चन में तो वो उसके लिए रखें, लेकिन अगर जस्ट MCQs के लिए आपने इसको सॉल्व करना है तो आपने ये वाला फैक्टर जो है रिलेशन है याद रखना है, ठीक है। इसको अच्छे से देखें। फिर बेटा इसके बाद हमारे पास नंबर 13 है। नंबर 13 में आ रहा है कि दी एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम इक्वल इफ वर्क इज डन एट, तो इसका जो करेक्ट है बेटा वो C होगा, यूनिफॉर्म रेट। टॉपिक में भी गिवन है, टॉपिक की लाइन है कि अगर हम वर्क डन जो है वो यूनिफॉर्म रेट पे करेंगे तो फिर एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यूज क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। फिर नंबर 14 है मेरे पास। नंबर 14 में क्या गिवन है, दी पावर आउटपुट ऑफ लैंप इज 6 वाट। पावर बेटा गिवन है 6 वाट है। हाउ मच एनर्जी डज द लैम्प गिव आउट, हमने एनर्जी बेटा जो है वो मालूम करनी है। टाइम गिवन है, टाइम है 2 मिनट्स। तो अब बेटा अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें पावर का रिलेशन हमें पता है किसके इक्वल होता है, एनर्जी ओवर टाइम। अगर ये दोनों क्वांटिटीज गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को मालूम कर सकते हैं। E इज इक्वल टू यहाँ पे PT हो जाएगा, पावर 6 वाट है, टाइम कितना है 2 मिनट्स है। अब मिनट को सेकंड में करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120 हो जाएगा सेकंड में। तो यहाँ पे टाइम 120 सेकंड पुट करेंगे तो हमारे पास 6 zeros are 062, तो ये सिंपल हमारे पास 720 और एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, जूल होगा। तो इसका जो करेक्ट है बेटा 14th का जो करेक्ट C ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। फिर इसके बाद 14 के बाद नंबर 15 है हमारे पास। नंबर 15 है, एज वी मूव अप अ बॉडी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी। तो बेटा 15th का जो करेक्ट आंसर है वो पॉजिटिव है, C ऑप्शन, सॉरी B। कि हमने बेटा टॉपिक किया है एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोलूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो हमेशा नेगेटिव आती है, ठीक है। U इज इक्वल टू माइनस GM ओवर क्या था R हमारे पास। लेकिन अगर हम किसी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लेंगे या जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करते जाएंगे तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये फाइनल बोर्ड में बेटा बार बार MCQs जो है वो रिपीट हुआ है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फिर बेटा उसके बाद 16 है। 16 में आएगा हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बेटा देखें इसमें A ऑप्शन है किलोवाट, B ऑप्शन है अर्ज, C ऑप्शन है जूल और D ऑप्शन क्या है किलोवाट आवर। तो बेटा देखिए वाट किसका यूनिट होता है, वाट तो यूनिट होता है पावर का।
तो अब अगर इसके साथ हम कोई प्रीफिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रीफिक्स जिस तरह यहाँ पे ए ऑप्शन में किलोवाट गिवन है, तो किलो भी बेटा हमारे पास प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मल्टीप्लाई करने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती, तो मतलब किलोवाट हमारे पास फिर भी पार का यूनिट है। तो अब उसने पूछा है कि कौन सा एनर्जी का यूनिट नहीं है, तो फिर जो किलोवाट है वो एनर्जी का यूनिट नहीं है, क्योंकि ये किसका यूनिट होता है, ये पार का यूनिट है। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग ऑप्शन है ना उसको देखें, अगर बी पे बेटा अर्ज गिवन है, अर्ज CGS यूनिट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, अर्ज क्या होता है हमारे पास CGS यूनिट है। फिर उसके बाद जूल है, जूल बेटा SI यूनिट होता है। और उसके बाद किलोवाट आर, किलोवाट आर भी बेटा ये हमने डेफिनेशन भी की है, ये भी एनर्जी का यूनिट है। ये कौन सा यूनिट होता है, ये कमर्शियल यूनिट है, किसका, एनर्जी का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है ये। तो इसका बेटा फिर हमारे पास 16 का ए जो है वो आएगा, किलोवाट इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। फिर उसके बाद नंबर 17 है बेटा, नंबर 17 में क्या आएगा हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम यूनिट्स। तो ए ऑप्शन है बेटा हमारे पास वर्क एंड पावर, इनकी भी सेम नहीं होती। बी है पावर एंड एनर्जी, ये भी नहीं। एनर्जी एंड मोमेंटम, इनकी भी नहीं। तो डी एनर्जी एंड वर्क, दोनों की बेटा डायमेंशन होती है mL²T-2। तो बेटा ये डायमेंशन वर्क की भी होती है और यही डायमेंशन जो है वो एनर्जी की भी होती है। हमने फार्मूला बेटा अक्सर करते हैं कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा फिजिक्स में याद रखिएगा, या हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि आप वही दो क्वांटिटीज़ इक्वल में लिख सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी इक्वल लिख रहे हैं, तो मतलब इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी बेटा, सेम होगी। फिर बेटा 18 है मेरे पास, 18 है कि 57.2 रेडियन इज इक्वल टू। अब बेटा याद रखिएगा, आप रिलेशन आपने किया था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो अब बेटा यहाँ से जो भी जितना भी अमाउंट में रेडियन पूछा हो डिग्री के साथ, तो सिंपल आप इस रिलेशन से फर्दर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो 2 रेडियन का पूछा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 57.3, तो ये 2 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, 114.6 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 18th का जो सी है बेटा वो करेक्ट होगा। फिर उसके बाद 19 है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू इट्स रेडियस। बेटा कंसीडर करें कि ये मेरे पास कोई भी एक सर्कल है, ये जो इसकी आर्क लेंथ है, दो रेडियस के दरमियान जो लेंथ है, वो कहता है कि जब हमारे पास आर जो है वो सर्कल की आर्क लेंथ के बराबर हो जाए, मतलब आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर हो जाए, तो जो थीटा एंगल है बेटा वो कितना होगा। तो थीटा इज इक्वल टू, बेटा आपने ये रिलेशन किया है कि S/R के इक्वल होता है। यहाँ से अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिंपल क्या बच जाएगा, 1 रेडियन बच जाएगा। डेफिनेशन भी याद रखनी है 1 रेडियन की, कि जब हमारे पास arc of the circle becomes equal to the radius of the circle, then angle subtended at the center of the circle is 1 radian। तो उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 20, all points on a rigid body rotating about a fixed axis do have the same। बेटा चैप्टर नंबर 5 का ये है, इसमें आपके काफ़ी MCQs इसी एक पॉइंट में हो जाएंगे कि जब भी बॉडी कोई रोटेट करती है, रिजिड बॉडी रोटेट करती है हमारे पास फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस तरह से रोटेट कर रही है, तो रोटेट करते हुए बेटा इसके तमाम पॉइंट्स का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है या एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, वो सेम है। तमाम पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, सेम होती है। तो 20 का जो डी ऑप्शन है बेटा वो करेक्ट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 21 भी बेटा MCQs बेस्ड है, इसको भी आप समझिएगा अच्छे से। ट्वेंटी वन है बेटा, द रिम ऑफ अ मूविंग मोटरसाइकिल मेक्स 180 रेवोल्यूशंस। तो थीटा बेटा कितना गिवन है इसका, थीटा गिवन है 180 रेवोल्यूशंस पर मिनट। रेवोल्यूशंस पर मिनट है तो बेटा ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी।
इट्स एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड इज। तो बेटा सिंपल इसको आपने कन्वर्ट करना है रेवोल्यूशंस पर मिनट से किस में, रेडियन पर सेकंड में। तो देखें 180 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो इसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं रेडियन में, तो सिंपल है हमारे पास कि रेवोल्यूशन किसके इक्वल होती है, रेवोल्यूशन इक्वल होती है 2 पाई रेडियन के। और अगर मिनट की बात करें तो मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से बेटा अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड। तो कितना होगा बेटा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, 6 पाई रेडियन पर सेकंड। तो इसका बेटा जो 21 का डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट होगा। फिर बेटा उसके बाद ये 21 के लिए था। अब नेक्स्ट करेंगे 22। अब देखें, इफ रोटेटिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ देन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आर। बेटा देखें इसका जर्नल आपको मैं तीनों जो है वो ट्रिक्स बता देता हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली जब बेटा हम स्विच ऑन करते हैं तो फैन की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होगी तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, सेम होगी, बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, फिर बेटा उसके बाद नेक्स्ट आप क्या काम करेंगे कि अगर आपके पास वही फैन जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से आप रोटेट कर रहा था, अगर आप स्विच्ड ऑफ कर देंगे, स्विच्ड ऑफ करेंगे तो फिर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डिक्रीज हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी जब किसी भी बॉडी की, रोटेटिंग बॉडी की डिक्रीज करेगी तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटा वो लेस देन जीरो, मतलब इसका कि ये पॉजिटिव और इसका क्या मतलब है, नेगेटिव। फैन आपने स्विच्ड ऑफ किया, एंगुलर एक्सेलरेशन लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव होगा। इस केस में हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पे बेटा बाई का जो हमारे पास 22 है, इफ रोटेटिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ, ए ऑप्शन था पैरेलल, बी है एंटी पैरेलल, सी है परपेंडिकुलर, डी है कांस्टेंट। तो इसका जो करेक्ट है वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा बी एंटी पैरेलल। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर जो है वो आपने याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 23, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी इज, ए बेटा 0 डिग्री है, बी 60 डिग्री है, सी 45 डिग्री है, डी 90 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट है वो क्या आएगा, 90 डिग्री, डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। फिर उसके बाद 24 है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा इसको हम जो है वो रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अब रेडियल बेटा क्यों बोलते हैं, अलोंग रेडियस, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, अलोंग रेडियस होती है, इसलिए हम इसको रेडियल भी बोलते हैं। फिर नंबर 25 है, 25 में है, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज हाफ विदाउट चेंजिंग स्पीड ऑफ द रोटेटिंग देन द सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, mv² ओवर आर। अब बॉडी है, मैस भी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट रखी है, तो एफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस के। देखें अगर रेडियस जो है वो हम कम करेंगे तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब यहाँ पे उसने हमें जो गिवन कंडीशन है कि इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ मूविंग बॉडी इज हाफ, मतलब रेडियस को हमने 2 टाइम्स कम किया है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा 2 टाइम्स क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका हमारे पास 25 का जो करेक्ट आएगा वो आएगा बी, के सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस के हाफ करने से डबल या 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। फिर उसके बाद नंबर 26 है बेटा, 26 में है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट सेंटर ऑफ लेंथ इज। तो ये बेटा इन्फॉर्मेशन में गिवन है, आपने इसको अच्छे से देखना है कि 26 का ए ऑप्शन जो है वो गिवन है 1/12 ml²। ठीक है, फिर उसके बाद 27 है हमारे पास, द एंगुलर मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम 2 यूनिट्स टू 6 यूनिट्स। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास L1 बेटा 2 गिवन है, L फाइनल क्या गिवन है, L2 उसको नाम दे दें 6 यूनिट्स है, टाइम कितना लगता है इसके लिए 4 सेकंड। द टॉर्क इज, बेटा आपने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था।
3 में सॉरी, तो वहाँ पे हमारे पास एफ था डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब बेटा इसका एनालॉगस जो है सर्कुलर मोशन में वो क्या होता है, फोर्स का एनालॉगस होता है टॉर्क, लीनियर मोमेंटम का एनालॉगस क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा टी टाइम आ जाएगा। बेटा इसमें डेल्टा टी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल चेंज ऐसे ही लेते हैं, तो फाइनल 6 है, इनिशियल कितना है 2 और टाइम कितना है 4, तो 6 माइनस 2 ये 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 यूनिट आ जाएगा। तो सिंपल इसका जो आंसर गिवन है 27 का ए बेटा जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद नंबर 28 है हमारे पास। सर कितना टाइम लगता है? हाँ जी 10 मिनट मिल जाएंगे। 28 है बेटा हमारे पास, अ रिंग अ सॉलिड स्फीयर एंड अ डिस्क हैव सेम मास एंड रेडियस विच ऑफ देम हैव लार्जेस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा अब देखें कि हमारे पास अ रिंग अ सॉलिड स्फीयर एंड अ डिस्क हैव सेम मास एंड रेडियस विच देम हैव लार्जेस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब बेटा इसका हमारे पास आपको याद होना चाहिए कि हूप का जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास एम आर स्क्वेयर के इक्वल होता है। हूप को बेटा रिंग भी बोलते हैं, तो आप रिंग गिवन है तो रिंग के लिए। फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क है, डिस्क का क्या होता है हमारे पास हाफ एम आर स्क्वेयर होता है। फिर उसके बाद स्फेयर का है, स्फेयर का क्या होता है हमारे पास, स्फेयर का होगा 2/5 एम आर स्क्वेयर। अब देखिए मैस और रेडियस सेम है, तो देखिए ये 2/5 है और इसके साथ सिंपल हमारे पास 1 मल्टीपल है, तो जिसका मल्टीपल ग्रेटर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा ग्रेटर। तो जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ग्रेटर होगा किससे बेटा, डिस्क सॉरी रिंग का ग्रेटर होगा किससे, डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और ये ग्रेटर होगा किससे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर से ग्रेटर होगा। अब बेटा 29 है मेरे पास, अ स्टोन इज रील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। बेटा ये इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। 29 को 29 में है कि अ स्टोन इज रील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग, द टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज मैक्सिमम एट। बेटा ये इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में वर्टिकल सर्कल में हमने एक स्ट्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट जो है, एक स्टोन जो है वो उसको मतलब अटैच किया है और वर्टिकल लूप में इस तरह से हम उसको रोटेट करवा रहे हैं। वो पूछ रहा है कि एट विच पॉइंट स्ट्रिंग के पास जो टेंशन है वो मैक्सिमम होगी। तो बेटा देखिए टेंशन, अब यहाँ से हमने नेट फोर्स का फार्मूला जो है वो ड्राइव करना है, इसको आप बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। बेटा देखिए इसको जब हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है तो वेट किस तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, जबकि जो टेंशन की फोर्स है वो किस तरफ एक्ट कर रही है, अपवर्ड। तो अगर बेटा यहाँ से हमने नेट फोर्स फाइंड करनी हो तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, T माइनस mg के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा यहाँ से अगर हम देखें कि जो नेट फोर्स इस पर लग रही है वही सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, तो यहाँ से अगर मैं T मालूम करना चाहूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, Fc प्लस क्या हो जाएगा, mg के। बेटा ये केस कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये केस आ रहा है जब बॉटम पे था, ये इसको किसका नाम दे देते हैं, बॉटम का, और अगर यहाँ पे जाएगा तो इसको हम किसका नाम दे देते हैं, हाइट पॉइंट, मतलब मैक्सिमम पॉइंट का। तो बेटा देखें जब स्ट्रिंग या स्टोन बॉटम पॉइंट पे था तो जो टेंशन थी वो इक्वल थी Fc सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि नेट फोर्स लग रही है इसको सर्कल में रोटेट करवा रही है प्लस mg। बेटा बॉटम पे टेंशन की वैल्यू ये आ रही है, अगर यही हम देखना चाहें मैक्सिमम पॉइंट पे, तो मैक्सिमम पॉइंट पे देखें वेट किस तरफ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और स्ट्रिंग में टेंशन भी किस तरफ है, डाउनवर्ड है। तो नेट फोर्स बेटा अगर हम मालूम करना चाहेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी T प्लस क्या हो जाएगा, mg। यहाँ से अगर हम T मालूम करना चाहें तो वो F माइनस mg हो जाएगा। अब बेटा ये नेट फोर्स अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो यहाँ पे देखिए टेंशन बेटा एड अप हो रही है, बॉटम पे टेंशन क्या हो रही है, एड अप हो रही है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे ये क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब जो बॉटम पॉइंट है वहाँ पे टेंशन क्या होगी,
मैक्सिमम होगी और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। बेटा ये आपने रिलेशन याद रखनी है माइंड में। मैं वैल्यू भी बता देता हूँ, इसका फर्दर सोल्यूशन भी है, अभी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। 6 mg के इक्वल होता है एट बॉटम। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बेटा कि मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग में कब होती है, बॉटम पे, मिनिमम कहाँ पे होती है, मैक्सिमम पे। अब बेटा एक इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज पूछा जाता है कि एट विच पॉइंट स्ट्रिंग में ब्रेक, मतलब किस पॉइंट पे सर्कल में, वर्टिकल सर्कल में रोटेट करते हुए स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक कर सकती है। तो बेटा वो हमारे पास जो बॉटम पॉइंट है वहाँ पे टेंशन ज़्यादा होती है। टेंशन ज़्यादा होती है तो हमारे पास बॉटम पे स्ट्रिंग के टूटने के जो पॉसिबिलिटी है वो भी क्या होती है, ज़्यादा। और कम से कम चांसेस कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे टेंशन कम होगी, और टेंशन कम से कम कहाँ पे होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड बेटा आपके काफ़ी एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम, टॉप पे मिनिमम, फिर हमारे पास स्ट्रिंग में ब्रेक एट बॉटम पॉइंट। फिर उसके बाद 30 है बेटा हमारे पास, 30 एमसीक्यूज में है रेशियो ऑफ द रोटेशनल एनर्जी एंड लीनियर काइनेटिक एनर्जी इन द मोशन ऑफ अ डिस्क। तो बेटा हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है, 1/2 ओमेगा स्क्वायर। अब अगर हम डिस्क की बात करें तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 1/2, यहाँ पे आ जाएगा mr स्क्वायर और या साथ में क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर। बेटा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पहले देखें 1/2 ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर होता है, तो यहाँ से 1/4 mv स्क्वेयर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा जो लीनियर काइनेटिक, अब रेशो किसकी पूछी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की रेशो बेटा पूछी है लीनियर काइनेटिक एनर्जी से, तो लिखेंगे रोटेशनल है 1/4 mv स्क्वेयर, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वेयर। तो यहाँ पे m से ये कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वेयर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको बेटा मैं फिर लिख सकता हूँ 2/4 लिख सकते हैं। 2/4 बेटा लिखूंगा तो यहाँ से ये 1/2 आ जाएगा मेरे पास। तो है कहीं पे बेटा 1/2, तो 1/2 सी ऑप्शन बेटा गिवन है इसका, और वही इसका क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ तक बेटा आप एमसीक्यूज देखेंगे, 50 एमसीक्यूज हैं टोटल, बाकी रिमेनिंग जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे।